आप हैं। स्वाति कहती है, मैं दी बेस्ट हो सकती थी अगर जिंदा होती। मैं दुनिया की निगाहों में मर चुकी हूँ, इसलिए मैं किसी की तुलना में खड़ी नहीं हो सकती, और कम से कम अपनी बेटी की तो बिल्कुल भी नहीं। स्वाति की ये बात सुनते ही अनिका के दिमाग में सौम्या की वो बात घूमने लगती है। उसे याद करके अनिका के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो स्वाति से कहती है, लेकिन आपके दुश्मनों को भरोसा है कि आप जिंदा हैं। इतना कहने के बाद अनिका वर्तमान में चल रही सारी परिस्थितियों की जानकारी स्वाति को देते हुए उसकी सौम्या से हुई बातचीत के बारे में भी सब बता देती है। अब स्वाति अनिका से कहती है, ये परेशानी का विषय नहीं है, मुझे वो आज या कल से नहीं पिछले 30 सालों से ढूंढ रही हैं। मैं उन्हें अब तक नहीं मिली तो आगे भी वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि जिस दिन वो मुझे खोजने में कामयाब हो गए अथवा मुझे उनके सामने आना पड़ा, वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जिस भी दिन ऐसा हुआ उस दिन से एक और नई जंग की शुरुआत होगी। हम सब मिलकर भी उस जंग को पर्दे के पीछे नहीं रख पाएंगे, उसकी वजह से पूरी दुनिया हताहत होगी। इसलिए अच्छा यही है कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। ये सुनकर अनिका के मन में एक साथ कई सवाल घूमने लगते हैं। वो स्वाति से पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन वो खामोश रह जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि स्वाति उसे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। वैसे भी नए सवालों के जवाब जानने के लिए ये वक्त उपयुक्त भी नहीं था। अभी तक अनिका के कुछ पुराने ही सवाल प्रतीक्षा सूची में थे, जो कुछ शर्तों को पूरा कर देने के बाद उसे स्वाति से लेने थे। रोहित का रहस्य। अनिका को गहरी सोच में देखकर अनिका का ध्यान बांटने के लिए स्वाति हंसकर कहती है, चलो ठीक है, तुम्हें खुद पर भरोसा न भी हो लेकिन रोहित पर तो होना चाहिए, वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। स्वाति ने जिस अंदाज में ये बात कही थी अनिका को थोड़ा अजीब लगता है। अनिका पूछती है, क्या इस बात का कोई और मतलब भी है? अनिका के मुंह से ये सवाल सुनकर स्वाति को थोड़ी हैरानी होती है। वो चाहती तो इस सवाल को अनसुना कर सकती थी, लेकिन वो आज ऐसा नहीं करती और बदले में जवाब देती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? अनिका पूछती है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे क्या नहीं पता? स्वाति फिर से हल्की सी मुस्कान के साथ अनिका की तरफ देखती है और फिर 2 पलों के बाद जवाब देती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि रोहित एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है? ये सुनकर अनिका स्वाति के चेहरे की तरफ लगातार देखती जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। अनिका के चेहरे की हैरानी देखकर स्वाति समझ जाती है कि अनिका गहरी सोच में है। अब स्वाति आगे कहती है, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। बेशक वो ये सब तुमसे मुलाकात होने के बाद जान पाया, लेकिन उससे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं छुपा जो वो जान ना पाया हो। और हैरानी की बात यह है कि तुम एक डॉक्टर होकर भी उसके बारे में कुछ नहीं जान पाई। अनिका स्वाति को जवाब देते हुए कहती है, मैंने उसके ब्लड सैंपल से खुद ये कंफर्म किया है कि उसके ब्लड में पावर डोज का अंश मात्र भी नहीं है। यहाँ तक कि जब मैंने उसे पावर डोज लेने के लिए बाध्य किया तब भी वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि यदि वो ऐसा करता है तो मेरी माँ यानी कि आपकी जिंदगी भर की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। अब स्वाति कहती है, तुमने उसके ब्लड सैंपल को लेकर ये जानने की कोशिश तो की कि उसमें तुम्हारे खून की शक्तियाँ शामिल हैं या नहीं, लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसमें बाकी इंसानों से अलग क्या है। इतना कहने के बाद स्वाति चुप हो जाती है और घूमकर एक बार दोबारा से अपने काम में बिजी हो जाती है। अनिका अपनी जगह पर जमी रहती है। फिर स्वाति की कही हुई बात पर अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद वो स्वाति के सामने की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और फिर कहती है, ऐसा क्या है मम्मा, प्लीज मुझे बताइए। अब स्वाति एक नज़र अनिका की तरफ देखकर कहती है, खुद पता लगा लो। जब यहाँ तक आई हो तो फिर कोई एक नई और छोटी सी पहेली यहाँ से अपने साथ लेकर जा ही सकती हो। अपने काम को जारी रखते हुए स्वाति आगे कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ हिंट दे सकती हूँ। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे तेज से तेज दावों को उसका शरीर कैसे झेल लेता है, जबकि उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति की इतनी तेज वार से जान जा सकती है? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि उसके घाव बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी कैसे भर जाते हैं? क्या सिर्फ अच्छे खान पान और आदतों से ये संभव है? क्या कभी तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आया कि तुम्हारे बच्चों की काबिलियत कुछ कुछ मायनों में तुमसे भी ज्यादा क्यों है? क्या ये तुम्हारे ब्लड का ही असर है या कुछ और भी है? अब इससे पहले कि अनिका अपने मन के नए सवालों को पूछ पाती, उससे पहले ही स्वाति उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारी सिक्योरिटी तुम दोनों के लापता होने पर बेहद परेशान है। इस वक्त स्वाति की निगाहें उसी डिवाइस में थीं जिस पर उसकी उंगलियां चल रही थीं। इसी डिवाइस की तरफ देखते हुए स्वाति आगे कहती है, तुम्हें उन लोगों को सूचित कर देना चाहिए कि तुम दोनों सुरक्षित हो। ऐसा कहकर वो एक स्क्रीन की तरफ इशारा कर देती है जिससे अनिका एक सिक्योर लाइन की मदद से उनसे बात कर सकती थी। जब अनिका उस स्क्रीन की तरफ बढ़ती है, अब स्वाति कहती है, उन्हें ये भी बता देना कि तुम सुबह होने से पहले मारवा हाउस पहुंच जाओगी। मल्होत्रा हाउस में लक्ष्य और श्वेता। मल्होत्रा हाउस। वहां श्वेता को बचाते हुए लक्ष्य उसके साथ सुरक्षित मल्होत्रा हाउस तक पहुंच जाता है। मारवा सिक्योरिटी के अलावा अन्य कोई नहीं जानता था कि जिस जगह को वो पीछे छोड़ आया था वहां पर क्या घटा।
इसके अलावा उस घटना के बारे में मारवा सिक्योरिटी भी सिर्फ आधी बात ही जानती थी। शेष की जानकारी सिर्फ अनिका के पास थी। लक्ष्य को इस बात की तसल्ली थी कि अब श्वेता पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था, क्योंकि जब वो वहां से आया तब अनिका मुसीबत में थी। अंदर ही अंदर कहीं न कहीं वो इस बात को भी मानता था कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, किंतु वो अनिका के लिए समस्याएं खड़ी नहीं कर सकता। लेकिन तब भी वो जानना चाहता था कि वहाँ क्या हुआ, किंतु इससे पहले कि लक्ष्य वहाँ के हालातों के बारे में कोई जानकारी ले पाता, उससे पहले ही उसे श्वेता के सवालों से गुजरना था। श्वेता अपनी गाड़ी से बाहर आती है और जाकर लक्ष्य के सामने खड़ी हो जाती है। मल्होत्रा हाउस। श्वेता और लक्ष्य का सामना। लक्ष्य श्वेता की तरफ देखता है। श्वेता कुछ कह पाती उससे पहले ही लक्ष्य कहता है, यहाँ नहीं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अंदर चलना चाहिए। श्वेता को लक्ष्य की बात ठीक लगती है। उसके सवालों के जवाब के लिए ये जगह उपयुक्त नहीं थी। इस वक्त वो दोनों मल्होत्रा हाउस के मुख्य दरवाजे पर ही मौजूद थे। लक्ष्य के कहने पर श्वेता सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर सहमति देती है और घर की ओर मुड़ जाती है। लक्ष्य भी चुपचाप उसके साथ साथ चल पड़ता है। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो इस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। किशन और अंजलि दोनों किसी काम से एक साथ घर से बाहर गए हुए थे। श्वेता अंदर जाने के बाद दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में वो समझ जाती है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं। यदि घर पर सभी होते तो श्वेता के लिए लक्ष्य के साथ अपने कमरे में जाना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अब वो धर्म संकट की स्थिति में फंस जाती है। यहाँ ड्राइंग हॉल में बैठ बात करना उसे उपयुक्त नहीं लगता और वो अपने कमरे में जा नहीं सकती थी। अब लक्ष्य को बैठने के लिए कहकर श्वेता अपनी जगह पर खड़ी होकर कुछ सोच ही रही थी कि इतने में ही किशन और अंजलि घर के दरवाजे से आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लक्ष्य का यहाँ होना ये उनके लिए किसी झटके के लगने से कम नहीं था। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखकर अंजलि के मुंह से सबसे पहले ये शब्द निकलते हैं, लक्ष्य बेटा, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? उन दोनों को देखकर लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो नमस्ते कह पाता, श्वेता अंजलि से कहती है, हाँ मम्मी, सब ठीक है, मैं लक्ष्य से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, क्या हम अभी मेरे कमरे में जा सकते हैं? श्वेता की जल्दबाजी को देखकर अंजलि और किशन दोनों को ही आश्चर्य होता है। कुछ भी जवाब देने से पहले अंजलि किशन मल्होत्रा की ओर देखती है और किशन अंजलि की तरफ देख रहा होता है। अब किशन अपनी आंखों से इशारा कर देता है। अंजलि जवाब देती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जाओ और बातें करो, मैं वही नाश्ता भिजवा देती हूँ। श्वेता की ये हरकत लक्ष्य को भी अटपटी लगती है, लेकिन वो समझ सकता था कि इस वक्त श्वेता के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, इसीलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप श्वेता के साथ चला जाता है। अपने कमरे में पहुंचने के बाद श्वेता लक्ष्य को बैठने के लिए इशारा करती है। लक्ष्य सोफे पर बैठ जाता है और श्वेता अपने बेड के कोने पर। फिर वो लक्ष्य से अजीब सी शक की निगाहों से पूछती है, आज जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था? वो लोग कौन थे जो मेरा पीछा कर रहे थे? आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? अब ये मत कहना कि आप मुझसे ही मिलने आ रहे थे। अगर ऐसा होता तो आप मुझे मैसेज करके मिलने की जगह जरूर बताते। मैं किसी भी तरह का झूठ सुनना नहीं चाहती, जो भी है वो सच सच बताओ। लक्ष्य इन सभी सवालों के लिए पहले से तैयार था। इसके अलावा उसे ये बात भी अच्छी तरह याद थी कि अनिका ने अंत में कहा था कि श्वेता को इस बारे में कुछ भी पता न चले। लक्ष्य बड़ी ही सावधानी से बात को संभालते हुए कहता है, बिजनेस में ये सब चलता रहता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा, ऐसी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आगे से कभी ऐसी किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। फिर हंसकर कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, बस आज के लिए माफ कर दो। श्वेता अधीर होते हुए कहती है, मुझे ये सब नहीं सुनना, आप मुझे ये बताइए कि वो सब क्या था, मैं अभी तक भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। लक्ष्य उतने ही अधिक धैर्य से काम लेते हुए कहता है, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं जरूर आपको सारी बात बता पाऊंगा। यह सुनकर श्वेता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो शांत होते हुए अपनी निगाहें झुका लेती है, मानो अपनी गलती का एहसास कर रही हो। फिर दोबारा से लक्ष्य की तरफ देखने लगती है। लक्ष्य कहता है, वो कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग थे जिन्हें लगता है कि मेरे पास आर्मी बेस की वो इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें चाहिए। आप जानती ही हैं कि मुझे अपनी पैर की चोट की वजह से आर्मी को छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी ये सच है कि अब मैं एक रिटायर्ड ही सही पर आर्मी मैन हूँ। जब मैंने उन लोगों को ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन के मेरे पास होने से मना कर दिया, तब वो आपको माध्यम बनाकर मुझे झुकाना चाहते थे। मैंने पहले उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। मैं आज ही अपने ऑफिसर्स को इसके बारे में सब बता दूंगा, आगे वो खुद देख लेंगे, तुम्हें फिर से कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात आप तक पहुंचने की, तो मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद कुछ झिझकते हुए आगे कहता है, वो क्या है ना कि मैं एक आर्मी पर्सन रहा हूँ,
इसलिए हर पहलू पर कई तरह से सोचना और खतरे से बचने के लिए कम से कम 3 प्लान साथ लेकर चलना मेरी आदत में शामिल हो गया है। इसलिए आगामी खतरे के आभास मात्र से मैंने आपको बिना बताए आपके आसपास हिडन सिक्योरिटी रखी थी। उन्हीं की वजह से मुझे सही समय पर पता चल पाया कि मेरी मुसीबत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इतना कहने के बाद लक्ष्य अपनी हल्की सी निगाहें झुकाकर कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको आज ये दिन देखना पड़ा। यदि मैं आपकी जिंदगी में नहीं आता तो इस तरह आपकी जान खतरे में नहीं पड़ती। अगर हमें वहां पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। लक्ष्य के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी देखकर श्वेता को अपने आप में अजीब सा लगता है कि क्यों उसने इस तरह के सवाल पूछे। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और लक्ष्य के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, दरअसल माफी मुझे मांगनी चाहिए। फिर अपने माथे पर अपने ही हाथ से मारते हुए कहती है, मैंने बिना वजह ही आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सुनकर लक्ष्य को अंदर ही अंदर तसल्ली महसूस होती है। अब वो श्वेता की तरफ देखकर कहता है, यही वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसके बारे में बताने के लिए मैंने आपसे कहा था। श्वेता बदले में जवाब देती है, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। आगे से मैं खुद भी अपना ध्यान रखूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य पहले से ही सही अवसर की तलाश में था और यही एकदम सही मौका था। वो कहता है, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। श्वेता कहती है, हाँ कहिए। लक्ष्य कहता है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं दोबारा अपनी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर अपने पैर की तरफ देखते हुए कहता है, आप ही की वजह से ये अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। श्वेता हैरानी के हाव भाव प्रकट करते हुए कहती है, क्या ये अभी भी संभव है? लक्ष्य कहता है, हाँ ये संभव है, बस कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग से मुझे गुजरना होगा। श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर आप चाहें तो दोबारा आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं दोनों के साथ कंफर्टेबल हूँ। फिर मुस्कुराकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, वैसे भी मैं तो बिजनेस कर ही रही हूँ। श्वेता की बात सुनकर लक्ष्य को बड़ा ही संतोष मिलता है। अब वो बिजनेस के साथ ही आर्मी एजेंट की तरह काम कर सकता था और जरूरत पड़ने पर आर्मी ऑफिसर की तरह ज्वाइन भी कर सकता था। इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये था कि वो श्वेता के सभी तरह के शक और सवालों से बच गया था। उसने बड़ी ही सफाई से श्वेता को सब कुछ बताकर भी कुछ नहीं बताया था। चिराग और अब्दुल्ला की तलाश जारी। चिराग और अब्दुल्ला दिल्ली हाईवे। पिछले 1.5-2 घंटे में चिराग और अब्दुल्ला पूरी दिल्ली छान चुके थे। उन्हें कहीं से भी अनिका और रोहित का पता नहीं मिलता। इस वक्त दिल्ली के एक हाईवे पर चिराग और अब्दुल्ला एक दूसरे के सामने खड़े थे। चिराग अब्दुल्ला से कहता है, मुझे ठीक ठीक बताओ, लास्ट टाइम जब वो तुम्हारी आंखों के सामने थे तब क्या हुआ था? अब्दुल्ला परेशान और चिंतित होते हुए कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। ये कहकर अब्दुल्ला फिर से क्रमबद्ध तरीके से सारी घटना कह सुनाता है। अब चिराग पूछता है, अब्दुल्ला प्लीज ठीक से याद करके बताओ कि क्या कोई ऐसी गाड़ी वहाँ थी जो पहले मौजूद थी और तुम्हारे होश में आने के बाद वहाँ से गायब हो चुकी थी? सोचो, जब वो वहां से गए होंगे तो किसी न किसी में बैठकर गए होंगे। वैसे भी रोहित सर की गर्दन पर गहरी इंजरी थी। अब्दुल्ला अपने दिमाग पर खूब जोर डालते हुए कहता है, नहीं, वहां से कोई भी गाड़ी गायब नहीं हुई थी। चिराग कहता है, मुझे लगता है हमें वापस उसी जगह पर चलना चाहिए जहां पर तुमने अंतिम बार अनिका मैडम और रोहित सर को देखा था। शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकें। वो अगर किसी भी चीज से गए होंगे तो उनके पैरों के निशान अथवा टायर के निशान, कुछ न कुछ हमें जरूर मिलेगा। फिर हम उसे ट्रैफिक कैमरा, नीरज सांगवान या कोटिला की मदद के जरिए से ट्रैक कर सकते हैं। अब्दुल्ला को चिराग की बात बिल्कुल सही लगती है। वो बिना किसी देरी के अपने साथियों को गाड़ियों में बैठने का इशारा करता है और चिराग के साथ उसी ओर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही चिराग और अब्दुल्ला अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तभी चिराग का फोन बजने लगता है। वो जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो अजीब से नंबर देखकर वो इतना जरूर समझ जाता है कि वो इंटरनेट कॉल है। चिराग हाथ के इशारे से अब्दुल्ला को रोकता है और अपना फोन उठा लेता है। कॉल पिक करते ही उसे दूसरी तरफ से अनिका की आवाज सुनाई देती है, हेलो चिराग मेहता। अनिका की आवाज सुनते ही चिराग के चेहरे से परेशानी की लकीरें गायब हो जाती हैं। चिराग कहता है, जी मैडम, आप दोनों कहाँ हैं और कैसे हैं? हम कब से आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। अनिका जवाब देती है, यही बताने के लिए फोन किया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोहित खतरे से बाहर। फिर एक पल रुककर आगे कहती है, फिलहाल हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम लोग जहाँ पर भी हो वापस मारवा हाउस लौट जाओ, हम सुबह होने से पहले लौट आएंगे। अब चिराग मेहता कहता है, मैडम क्या इस वक्त हमारा मारवा हाउस जाना ठीक होगा? मुझे लगता है कि हमें बाहर ही रहकर आप दोनों का इंतजार करना चाहिए। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस, भूमि और कोटिला की चिंता। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। प्रीति आने से पहले ही भूमि को मैसेज कर चुकी थी कि वो मारवा हाउस आ रही है और काम पूरा हो गया है। भूमि अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बेताब्र थी। जब उसे लगता है कि अब तक प्रीति आ चुकी होगी
तब वो अपने रूम से बाहर निकलकर उसके केबिन की तरफ जाती है। तभी उसे सामने ही सोफे पर बैठा हुआ कोटिला दिखाई देता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी और ठीक इसी वक्त उसके पीछे से चलकर आती हुई प्रीति दिखाई देती है। उसका चेहरा भी उतना ही परेशान दिखाई दे रहा था। जब तक भूमि कोटिला के नजदीक पहुंचती है तब तक प्रीति भी वहां तक आ जाती है। अब भूमि उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों को किस नई समस्या ने घेरा है? क्या मुझे कोई कुछ बताएगा? तुम दोनों के पास एक ही समस्या है या अलग अलग समस्याएं हैं? इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कहता भूमि खुद ही आगे कहती है, रुको रुको। इसके बाद वो कोटिला की तरफ देखती है और कहती है, पहले तुम बताओ कि क्या हुआ है। कोटिला कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं। इतना कहकर वो अपनी जानकारी के अंतर्गत सारी बात बताने के बाद आगे कहता है, मुझे लगता है कि इस बार ये अटैक श्वेता पर हुआ है। इस बात को कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब तक अनिका मैडम मारवा हाउस वापस नहीं आई हैं और नहीं रोहित सर। मैंने कोशिश की लेकिन उन दोनों के नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहे हैं। अब भूमि नाराजगी जताते हुए कोटिला से कहती है, और ये बात तुम अब बता रहे हो? मुझे उनके साथ होना चाहिए था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब कोटिला भूमि से कहता है, मुझे किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया गया था, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने ये बात तुम दोनों को बताई है। मैं चाहता हूँ कि तुम श्वेता को फोन करके पता करो कि क्या वो ठीक है और वहाँ क्या हुआ है। अब देखने वाली बात यह थी कि जिस बात को सभी मिलकर श्वेता से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो कैसे छिप सकेगी। चिराग मेहता के ऐसा कहते ही अनिका को तुरंत इस बात का एहसास होता है कि जब तक वो सभी मारवा हाउस से बाहर हैं, तब तक घर वालों को यही लगेगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारे बिना चिराग और अब्दुल्ला का मारवा हाउस पहुंचने का मतलब ही है नए नए और तरह तरह के सवाल। उन सवालों का सामना करना चिराग और अब्दुल्ला दोनों के लिए ही मुश्किल होगा। अब अनिका चिराग को जवाब देती है, हाँ यही ज्यादा ठीक रहेगा। इतना कहने के बाद अनिका कॉल कट कर देती है। चिराग के चेहरे पर भारी संतोष और बड़ी सी मुस्कान दिखाई देने लगती है, जिसे देखते ही अब्दुल्ला को ये समझने में जरा देर नहीं लगती कि अनिका और रोहित का पता लग गया है। अब्दुल्ला उत्सुक आंखों से चिराग की तरफ देखता है। चिराग अब्दुल्ला के बिना पूछे ही जवाब देता है, सर और मैडम पूरी तरह से ठीक हैं। अब अब्दुल्ला झट से पूछता है, उन्हें पिक करने के लिए हमें कहाँ जाना है? चिराग जवाब देता है, कहीं पर भी नहीं, सिर्फ उनके लौटने का इंतजार करना है। इसके बाद जो भी बात हुई वो अब्दुल्ला को बता देता है। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। कौटिल्य की बात सुनकर भूमि अपना फोन निकालती है और श्वेता का नंबर सर्च करती है। इससे पहले कि भूमि श्वेता का नंबर डायल करती, ठीक इसी वक्त प्रीति भूमि को रोकते हुए कहती है, ये भी तो हो सकता है कि जैसे श्रेया दी को उन पर हुए अटैक के बारे में कुछ नहीं पता था, वैसे ही श्वेता को भी इस बारे में अभी तक भी कुछ पता ना हो। हम बिना वजह ही उसके मन में शक पैदा कर दें और अनिका दी के लिए एक नया काम बढ़ा दें। फिर वो कौटिल्य और भूमि दोनों की तरफ बारी बारी देखते हुए आगे कहती है, मुझे नहीं लगता कि अनिका दी इस बात को इतनी आसानी से घर के अन्य लोगों के कानों तक जाने देंगी। ये सुनकर भूमि कॉल करते करते रुक जाती है और फिर कौटिल्य के चेहरे की तरफ देखती है। अब कौटिल्य प्रीति की बात पर सहमति देते हुए बड़ी ही शांति से कहता है, हाँ प्रीति की बात बिल्कुल सही है, हमें उनके बारे में पता लगाने के लिए कुछ और सोचना चाहिए। अब भूमि कहती है, इसमें सोचना क्या है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे किसे कॉल करनी चाहिए। वो झट से चिराग मेहता का नंबर मिलाती है। वहाँ चिराग अपनी गाड़ी में बैठा हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। भूमि का नंबर देखते ही वो गाड़ी साइड में लगाता है और उसका फोन उठाता है। चिराग के फोन उठाते ही भूमि पूछती है, चिराग क्या वहाँ सब सही है? भूमि के सवाल पर चिराग अनजान होने का नाटक करते हुए कहता है, मतलब? अब भूमि हल्का सा गुस्सा करते हुए कहती है, मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। सीधा सवाल पूछती हूँ, सीधा जवाब दो। ये बताओ अनिका और रोहित कैसे हैं और कहाँ पर हैं? वो दोनों कितनी देर में घर लौटेंगे? उन दोनों को गए हुए काफी समय हो चुका है। अगर कोई चिंता वाली बात है तो मुझे अभी के अभी बताओ। चिराग अच्छी तरह जानता था कि इस बारे में भूमि से कुछ भी छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए चिराग मेहता जवाब देता है, अभी वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। रोहित सर को थोड़ी इंजरी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उनका सख्त निर्देश है कि घर में इस बारे में किसी को कुछ पता न चले। हम सभी सुबह होने से पहले मारवा हाउस लौट आएंगे। ये सब सुनकर भूमि कुछ परेशान होते हुए कहती है, आर यू श्योर? चिराग मेहता जवाब देता है, यस मैडम। अब भूमि कहती है, अगर वहाँ हमारी कोई भी जरूरत हो तो तुरंत कहना। इसके बाद भूमि फोन रख देती है। भूमि के चेहरे को देखकर प्रीति और कौटिल्य समझ जाते हैं कि सभी कुछ सामान्य नहीं है। वो दोनों बेसब्री से भूमि के कुछ बोलने का इंतजार करते हैं। भूमि उन दोनों की तरफ देखकर चिराग से हुई बातें दोहरा देती है। इसके बाद अपनी भूमि चढ़ाकर हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहती है, ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं? क्या टाइम पे बता देते तो कुछ गलत हो जाता? अगर हम भी साथ होते तो कुछ मदद ही करते। अभी रोहित की इंजरी सामान्य इंजरी है, लेकिन अगर उसे ज्यादा लग जाती तो हम सब क्या कर लेते? फिर अपना अधिकार जताते हुए कहती है, हाँ हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो दोनों हमसे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन फिर भी एक से भले दो।
आ जाने दो, दोनों को फिर बताती हूँ। दरअसल ये रोहित और अनिका के प्रति भूमि की चिंता ही थी जो इस तरह गुस्सा बनकर निकल रही थी। कौटिल्य और भूमि की ही तरह रोहित और अनिका की चिंता प्रीति को भी थी, लेकिन इस समय भूमि के गुस्से और तकलीफ को देखकर प्रीति बात को बदलते हुए कहती है, हाँ भूमि दी, बिल्कुल सही, जब वो आएंगे तो उन्हें अच्छा सबक सिखाना। इतना कहकर वो हाथ में पकड़ी हुई फाइल को ऊपर की तरफ उठाकर दिखाते हुए कहती है, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए कि इसके बारे में भी आप उनके आने के बाद ही जानना चाहेंगी, या हम अभी इस बात पर बात कर सकते हैं। भूमि कुछ पलों के लिए इस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। प्रीति के ऐसा कहते ही वो सचेत हो जाती है और झट से प्रीति का हाथ पकड़ते हुए उसे सोफे पर बिठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। कौटिल्य को भी बैठने के लिए इशारा करती है और फिर चिंतित स्वर में प्रीति से कहती है, नहीं नहीं, अभी इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अनिका किसी भी तरह से हर्ट हो, और उससे भी बड़ी बात, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि वो किसी तरह के धर्म संकट में फंस जाए। फिर अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहती है, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी इस रिपोर्ट से क्या सामने आया है, उसके बाद ये तय करेंगे कि ये बात अनिका को बताने की है भी या नहीं। अब प्रीति फाइल को खोलकर दिखाते हुए कहती है, ये देखिए भूमि दी, वो जो कुछ भी बोल रही है उसमें कुछ भी सच नहीं है। भूमि प्रीति के चेहरे की तरफ देखती है और उसके बाद फाइल को अपने हाथ में ले लेती है। उसे उलट पलट कर अच्छी तरह से देखने और पढ़ने के बाद कहती है, लगता है इसका इलाज भी अनिका से ही करवाना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ तोते की तरह बोलेगी, और वो भी एकदम सच सच। अब कौटिल्य कहता है, ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ही सच न जानती हो, उसके लिए यही सच हो जो वो कह रही हो। मेरा मतलब है कि उसे हमेशा से यही बताया गया हो या दिखाया गया हो। ये सुनते ही भूमि और प्रीति एक दूसरे के चेहरे को ताकने लगते हैं। उन दोनों में से किसी ने भी इस तरह सोचा ही नहीं था। तब प्रीति कहती है, आपके कहने का मतलब है कि वो हमें अंधेरे में रखने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि खुद ही अंधेरे में है। कौटिल्य बिना एक शब्द बोले अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। अब भूमि कुछ विचार मंथन करते हुए कहती है, हाँ हो सकता है जो तुम कह रहे हो वैसा ही कुछ हो, लेकिन फिर भी हमें सच की तह तक जाने के लिए और कोशिश करनी होगी। इसके बाद वो प्रीति की तरफ देखकर अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल देती है और कहती है, वेल डन प्रीति, कम से कम अब हमें ये तो पता चल गया कि हम जितना सोच रहे हैं ये बात उससे कहीं ज्यादा दूर की है। अभी भी उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसका हमें जल्द से जल्द पता लगाना है। अब प्रीति कहती है, हाँ हमें पता लगाना ही होगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। इतना कहने के बाद प्रीति किसी सोच में चली जाती है। जब कुछ पलों तक वो खामोश रहती है तब भूमि उसके कंधे पर हाथ लगाकर कहती है, अब तुम क्या सोचने लगी। प्रीति भूमि की तरफ देखकर जवाब देती है, हमें जिन सवालों के जवाब चाहिए थे वो हमें इस रिपोर्ट से मिल गए हैं, लेकिन इतना कहकर वो फिर चुप हो जाती है। अब भूमि उसके सिर पर टपली देते हुए कहती है, कुछ बकोगी या यूं ही अपनी सोच में मग्न सस्पेंस क्रिएट करती रहोगी। अब प्रीति बच्चों जैसी शक्ल बनाकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए वहां से उठकर खड़ी हो जाती है और कौटिल्य के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। फिर कहती है, राजश्री दी का कहना है कि अभी उन्हें इस ब्लड पर कुछ और टेस्ट भी करने हैं। इसके लिए उन्होंने सैंपल मंगवाए हैं, लेकिन उन्हें कौन से टेस्ट करने हैं और क्यों करने हैं उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनकर भूमि को भी थोड़ी हैरानी होती है और फिर वो भी गहरी सोच में चली जाती है। फिर कुछ पलों के बाद कहती है, लेकिन राजश्री की हालत ऐसी नहीं है कि वो लंबे समय तक काम कर सके। अब प्रीति जवाब देती है, हमें जो रिपोर्ट चाहिए थी वो जल्द से जल्द चाहिए थी। उसके लिए लगातार घंटों की मेहनत लगने वाली थी। अब क्योंकि वो लगातार कई घंटे काम नहीं कर सकती, इसलिए ये जो रिपोर्ट हमारे पास है वो उन्होंने खुद तैयार नहीं की, बल्कि ऐसा करने में उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन अब ऐसी कोई जल्दी नहीं है, इसलिए वो ये दूसरे टेस्ट अपना पूरा वक्त लेकर धीरे धीरे करने वाली हैं। मैंने उन्हें पूछा कि क्या मैं इसमें उसकी कोई मदद कर सकती हूँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब प्रीति अपने हाथ को अपने माथे के पास ले जाते हुए आगे कहती है, पता नहीं वो इससे क्या पता लगाने वाली है। अब भूमि प्रीति को समझाते हुए कहती है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचकर खुद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजश्री तुमसे भी पहले से अनिका की भरोसेमंद रही हैं। वो और भी न जाने क्या क्या जानती होंगी, जिसके बारे में हमें भनक तक भी नहीं है। इसलिए तुम इस रिपोर्ट को लेकर निश्चिंत रहो। अगर कुछ भी जरूरी होगा तो वो हमें बताएं या ना बताएं, लेकिन अनिका को इसके बारे में जरूर बताएंगी। अगर हमारे जानने लायक कोई बात होगी तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगी। स्वाति का सीक्रेट प्लेस, दिल्ली का किला। इस वक्त अनिका लैब के अंदर एक स्लैब के पास टेक लगाकर अपने हाथों को विवेकानंद पोज में मोड़कर और अपने पैरों को क्रॉस करके किसी गहरी सोच में डूबी हुई खड़ी थी। ठीक इसी वक्त स्वाति अनिका के पास आकर एक डिवाइस उसे देते हुए कहती है, ये लो, थोड़ी देर ये गेम खेलो, इससे तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा आराम महसूस करेगा। अनिका आश्चर्य के साथ उस डिवाइस को अपने हाथ में पकड़ लेती है। जब वो स्वाति के चेहरे की तरफ देखती है तो उस पर हल्की सी मुस्कान होती है। उस डिवाइस को अनिका को देने के बाद वो उससे कुछ कदम की दूरी पर जाकर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाती है। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि यदि उसकी माँ ने उसे कुछ दिया है
तो वो कोई सामान्य खेल भर नहीं हो सकता। जब अनिका इसे देखकर समझने की कोशिश करने लगती है तो उसे अपने कानों में स्वाति की आवाज़ सुनाई देती है। स्वाति कहती है, अच्छी तरह देख लो, समझ लो और फिर खेलो। उसके बाद मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि ये तुम्हें कैसी लगी। मैंने ये खास तुम्हारे लिए बनाई है। वैसे गेम खेलना मेरी नातिन को ज़्यादा पसंद है, इसलिए इस गेम के लिए अभी वो थोड़ी छोटी है, इसलिए अब इस पर तुम्हें ही अपनी राय देनी होगी। कुछ देर तक अनिका उसके हर पहलू को अच्छी तरह देखती है। ये एक कार गेम थी। अनिका को इसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसे अच्छी तरह समझ लेने के बाद वो एक मुस्कान के साथ स्वाति की तरफ देखती है और कहती है, अमेजिंग। कहते हैं कि बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन माता और पिता के लिए हमेशा वह छोटे ही रहते हैं। लेकिन आज अनिका के व्यवहार को देखकर यह भी स्पष्ट था कि बच्चे कितने भी बड़े, समझदार और योग्य ही क्यों न हो जाएं, माता और पिता के सामने वो हमेशा खुद को बच्चा ही समझते हैं।